Namaste, dear student. Myself Vipul Kumar Pareva, Assistant Professor in Zoology, Government PG College, दौसा. डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के अंदर यूट्यूब वीडियो की श्रृंखला के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है वो इकोलॉजी के अंतर्गत एक तो है मेराइन पॉल्यूशन, मेराइन पॉल्यूशन रेगुलेशन, और नेक्स्ट अपन आगे बात करेंगे. कल मेरे वीडियो के अंदर हमने मैराइन पॉल्यूशन के ऊपर बात की थी कि किस प्रकार समुद्र के अंदर जो प्रदूषण होता है वो प्रदूषण किन किन कारणों से होता है, जिनके बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की थी. आज हम बात करेंगे कि इस समुद्र के प्रदूषण को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं या कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जिनके अंदर हम बात करें कि साहब समुद्र में प्रदूषण कम से कम हो सके. तो उस संदर्भ में जो रेगुलेशन आज तक बने हुए हैं उन्हीं के अंदर बात करते हैं. एक तो है सी एंड रिवर, समुद्र और नदी दोनों के आपस में मिलने से जो प्रदूषण होता है उस प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बनाए, जिसके अंतर्गत जो नदी है उसके अंदर प्रदूषण की मात्रा को कम से कम रखा जाए. सेकंड है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है मारपोल 73/78. मारपोल जो है ये विश्व समुदाय ने मिलकर एक अधिनियम बनाया है जिसके अंतर्गत यूएनए जो है कन्वेंशन सेंटर के माध्यम से उन्होंने ये कहा है कि भाई प्रदूषण कम से कम किया जाए. सबसे पहले इसकी स्थापना 73 में हुई थी, लेकिन बाद में इसको अपडेट जो किया है वो 78 ने किया है. इसमें विश्व के कई देश साझेदार है जो समय समय पर जैसे समुद्र में तेल बिखराव इत्यादि कई प्रकार के बड़े प्रदूषण जो होते हैं उनके ऊपर जो अधिनियम लागू होता है वो है मारपोल 73/78. यहाँ तक हम बात कर रहे थे. कल हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने बड़े विस्तार से एक बात की थी कि समुद्रों में जो तेल का बिखराव होता है उस तेल के बिखराव से क्या क्या हमको नुकसान होता है और किस प्रकार से इनको रोका जा सकता है. वो सारा जो अकॉर्डिंग है वो मारपोल 73/78 के अकॉर्डिंग काम करता है. अब इसमें मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ. एक डिजीज है फेमस, इसका कई बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन भी आता है, मीना माता रोग. मीना माता रोग कई बार ये न्यू टाइप में भी आता है. इवन देन आरपीएससी यूपीएससी के एग्जाम में भी इस डिजीज के बारे में बात कही है कि मीना माता रोग किस रसायन की वजह से होता है या किस एलिमेंट्स की वजह से शरीर में मीना माता रोग होता है. हम सारी बात करने से पहले थोड़ा सा इसका आउटलाइन देख लेते हैं कि ये है क्या चीज़. सबसे पहले ये जापान में स्थित है. मीना माता एक कस्बा है जापान के अंदर. मीना माता एक कस्बा है. इस कस्बे के अंदर एक ये डिजीज डिस्कवर हुई थी जो 1956 से 1970 के बीच में इसका जो प्रचुर मात्रा में जो ये अपने उफान पर थी वो थी. इसका जो मेन एलिमेंट्स था वो था मिथाइल मरकरी. बॉडी के अंदर मरकरी या पारद के जमा होने से आपके शरीर का जो नर्वस सिस्टम है, चाहे वो सीएनएस हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये दोनों डैमेज हो जाते हैं. फलस्वरूप शरीर के अंदर लकवे जैसी स्थिति, हाथ पैरों का सुन्न होना, आंखों की पुतलियों का अनियमित होना, किडनी के ऊपर इफेक्ट होना, बॉडी से चला नहीं जाना, हमेशा पड़े रहने की स्थिति, इस तरीके की डिजीज जो आइडेंटिफाई हुई वो मिथाइल मरकरी की वजह से आइडेंटिफाई हुई. अब ये कंडीशन उत्पन्न ही क्यों हुई उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. चीसो कॉरपोरेशन, जापान के मीनामाता शहर में एक कॉरपोरेशन है चीसो, उसने एक प्लांट स्थापित किया. ये बात थी 1908 की. 1908 में जब इसने ये प्लांट स्थापित किया तो इसका जो अपशिष्ट पदार्थ था वो मीना माता के पास में एक खाड़ी है समुद्र की, उसके अंदर इसके प्लांट के अपशिष्ट को डाला गया. अपशिष्ट के डालने के फलस्वरूप वहाँ का जो बायोटा था, मछलियाँ थी, वो मर गई. मछलियों के मरने से मछुआरों ने वहाँ पर ऑब्जेक्शन किया तो चीसो कॉरपोरेशन ने उनको हर्जाने के रूप में कुछ राशि दे दी तथा उनको सबों को रोजगार दे दिया. फलस्वरूप लालच में आकर कोई भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला. जो वहाँ का लोकल हैबिटेट था उसको पैसे दे दिए गए, उसको रोजगार दे दिया गया.
फलस्वरूप उसने जो आवाज उठानी थी वो आवाज नहीं उठाई। धीरे धीरे चीसो कॉरपोरेशन जो एक रासायनिक उर्वरक का निर्माण कर रहा था, इसमें इसने एक नई चीज ली, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड जब उसने लिया, इस एसिटाल्डिहाइड में उसने मरकरी सल्फेट, मरकरी सल्फेट नामक उत्प्रेरक अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज किया। जो एसिटाल्डिहाइड का जो प्रोडक्शन था, इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मरकरी सल्फेट नामक एक उत्प्रेरक को काम में लिया। इस उत्प्रेरक के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ बना उसका नाम था मिथाइल मरकरी। मिथाइल मरकरी जो एक ऐसे अपशिष्ट के रूप में, यानी लास्ट में जो उत्पाद के अलावा प्राप्त हुई, वो थी मिथाइल मरकरी। इस मिथाइल मरकरी को फिर उन्होंने मीनामाता की खाड़ी में छोड़ा। मीनामाता की खाड़ी में छोड़ने के बाद में अचानक एक दिन एक बच्ची एक डॉक्टर के पास आती है, उसकी माँ उसको लेके आती है, तो उस बच्ची के हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे, वो चलने की स्थिति में नहीं थी, लकवे की स्थिति में थी। तो डॉक्टर ने कहा कि यार ये तो एक नई डिजीज दिख रही है, इसका कोई डायग्नोसिस भी नहीं हो पा रहा है, क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने उस बच्ची को थोड़ा सा अलग रखा परिवार के सदस्यों के, कि हो सकता है कोई संक्रमणकारी बीमारी हो। तो लड़की की माँ ने बताया कि ये अकेली इसकी प्रॉब्लम नहीं है, कस्बे के अंदर 30-40 बच्चे और हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम फेस आ रही है। धीरे धीरे पता चला कि उनके जो फिर कई अनुसंधान एजेंसियां लगी काम में, कुमामाटो एक विश्वविद्यालय, वहीं पे उनके ट्रेनिंग के जो रिसर्च के सेंटर हैं, उन सेंटरों ने इसकी खोज की। तो उन्होंने पाया कि बच्ची के शरीर के अंदर मरकरी की बहुत अधिक मात्रा मिली। इवन देन उसके बाल का भी यदि बायोप्सी की गई, स्किन की भी बायोप्सी की गई, तो उसमें उनको मरकरी की मात्रा बहुत ज़्यादा मिली। तो ओवरऑल फिर वो इस रिजल्ट पे पहुंचे कि इस बीमारी का जो मेन रीजन है वो है मरकरी, और इस बीमारी का नाम ही रखा गया मीनामाता रोग। मीनामाता गांव में हुई थी, इसलिए इस रोग का नाम रखा गया मीनामाता रोग। इसके कुछ और भी नाम है, नाई माता रोग। कुछ जगह ये बीमारी इस तरीके से भी देखी गई कि माँ को तो कोई डिजीज नहीं थी, लेकिन पैदा हुए संतान में सेम यही करैक्टर आ रहे थे, तो उन्होंने इसको फिर जन्मजात मीनामाता डिजीज का नाम दिया गया। मैं बता रहा था आपको, नाई माता। इस प्रकार से समुद्र में जो प्रदूषण हुआ, उस प्रदूषण के अंतर्गत एक रसायन का बड़ा हिस्सा काम में था। फलस्वरूप वहां के रहने वाले जो भी सदस्य थे जिन्होंने फिश को खाया, मेरा कहने का मतलब ये है कि खाड़ी में जब अपशिष्ट पदार्थ गिरा तो वहां की मछलियों ने इसको अपने भोजन के रूप में लिया। तो बायो अक्यूमुलेशन और जैसे अपने बायो मैग्निफिकेशन जो बात करते हैं, फलस्वरूप वो उनके शरीर में एकत्रित हो गया मछलियों के में, और मछली के शरीर से फिर वो जो मछली खाने वाले लोग थे उनके अंदर ये डिजीज ट्रांसफर हो गई। धीरे धीरे मरकरी की एक बड़ी मात्रा प्रत्येक आदमी के शरीर में उत्पन्न हो गई। इस प्रकार ये समुद्री प्रदूषण के कुछ एग्जाम्पल हमने आपको यहाँ पर शेयर किए। अब अपना नया टॉपिक है तापीय प्रदूषण, थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन का सीधा सीधा असर जो है वो जल के साथ ही होता है। तापीय प्रदूषण, थर्मल पॉल्यूशन। देखिए, पानी का अपना एक टेम्परेचर होता है निश्चित, हम पहले इस बारे में बात कर चुके, लेकिन पानी के टेम्परेचर के साथ भी यदि कोई छेड़खानी होती है, या वो कम होता है या फिर वो ज़्यादा होता है, तो चूंकि ये तापीय प्रदूषण की बात कर रहे हैं, तो तापीय प्रदूषण में जो पानी का अपना टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को यदि आप इंक्रीज कर दें किसी भी डिवाइस से, दैट मीन्स मान लीजिए आप देखते हो कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों के अंदर कूलेंट सिस्टम होता है, या शीतलक जो है, शीतलक किसी भी पदार्थ को जो गर्म करते हैं उसको ठंडा करने के रूप में, कंडेंसर के रूप में जल का उपयोग होता है। अब ये जल जब इसके उपयोग के बाद में आता है तो इस प्रकार का जल कहलाता है तापीय प्रदूषण जल। दैट मीन्स उस जल की जो उसकी क्वालिटी थी वो क्वालिटी वहाँ पर खत्म हो जाती है। अब तापीय प्रदूषण से क्या फर्क पड़ता है, या दैनिक जीवन के अंदर इससे क्या घटनाएं घटित होती है, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है उपापचय, कोशिकीय गतिविधियां तथा प्रजनन पर प्रभाव। जब
पानी को किसी गर्म संयंत्र से गुजारते हैं तो उस पानी को ताप या प्रदूषण का पानी कहते हैं, या उसकी जो क्वालिटी है उसके साथ छेड़खानी हो जाती है। जब इस पानी का यूजेज इवन देन चाहे ह्यूमन बीइंग करे चाहे कोई भी एक्वाटिक एनिमल करे, तो उस एक्वाटिक एनिमल में उसकी जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो पहले की तुलना में ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी एक उत्प्रेरक की भांति भी कार्य करता है। जो ये गर्म पानी जाएगा तो उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। सेकेंड, जो उसकी सेलुलर एक्टिविटीज़ है, जो अपनी अपनी कोशिकाओं की एक पारगम्यता होती है, आपने पढ़ा होगा कोशिकाओं में पारगम्यता का गुण पाया जाता है। तो जो ही तापीय प्रदूषण से युक्त जल यदि आप लेते हैं तो जो सेल्स की परमिबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है प्रजनन, जो प्रोडक्शन होता है, इसका आपको बेस्ट एग्जांपल देखा होगा कि तापीय प्रदूषण वाले इलाके के अंदर एल्गल ब्लूम, कोशिकाओं की शैवालों की जो वृद्धि होती है वो बहुत तीव्र गति से होती है। जो काई वाली कंडीशन होती है ना, तो ऐसे स्थान पर जो काई लगती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सेकेंड है ऑक्सीजन की कमी। सीधी सी बात है कि उपापचय की गतिविधियां बढ़ेंगी तो ऑक्सीजन की खपत भी बढ़ जाएगी। खपत बढ़ने के फलस्वरूप मूल स्थान पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि जब आप ऑक्सीजन का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो ऑक्सीजन सीमित मात्रा में, लेकिन आपने अपने प्रयोग की दर बढ़ा दी है, तो जो ही आप दर बढ़ाएंगे तो उस पर्टिकुलर स्थान पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है आयु में कमी। यदि आप लगातार तापीय प्रदूषण के पानी के संपर्क में हैं तो जो एज है वो आपकी डिफर होगी। सीधी बात है, यदि आप पॉल्यूशन का हिस्सा बनेंगे तो पॉल्यूशन आपको एज के अंदर डिफरेंट दे देगा और आपकी जो जरण क्षमता है वो ह्रास हो जाएगी। आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, आप जल्दी मरेंगे, आपकी कोशिकाओं की जो गतिविधियां हैं वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। और अंत में जैव विविधता का ह्रास। जो बायोडाइवर्सिटी एक नॉर्मल इकोसिस्टम में होती है, उस इकोसिस्टम को यदि आप प्रभावित कर रहे हैं, यदि उसकी मूल प्रॉपर्टी से आप छेड़खानी कर रहे हैं, तो वहाँ का जो जैव विविधता का रूप है वो जैव विविधता का रूप नष्ट हो जाएगा। मेरे आज के वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से समुद्र प्रदूषण अधिनियम के अंतर्गत हम अपना काम देख रहे हैं। नेक्स्ट, तापीय प्रदूषण के संबंध में कि किस प्रकार से जो थर्मल के माध्यम से पानी गुजरता है वो पानी कैसे आगे जाकर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। आप मेरे YouTube चैनल पर लगातार बने रहें और अच्छे अच्छे वीडियोस प्राप्त करते रहें। थैंक यू वेरी मच।